क्या हमारा भविष्य भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? ये सीरीज हमें दिखाती है कि क्या होगा अगर हम सभी अब भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना ना रोकें, क्योंकि प्रकृति जो हमें देती है वो सूद समेत वापस भी लेती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सीरीज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हमें यूरोप के नॉर्दर्न सी में किनलोच ब्रावो ऑयल रिग को दिखाया जाता है, जहां क्रू मेंबर की एक टीम घर जाने के लिए तैयार हो रही है। तभी रिग के मैनेजर मैग्नस को कंपनी के तरफ से एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है। उसे बताया जाता है कि जो हेलीकॉप्टर यहां आने वाला था वो डाइवर्ट होकर दूसरे रिग पर चला गया है, जहां की पावर फेल हो चुकी है। मैग्नस आगे कुछ पूछता इससे पहले ही पूरे रिग का कम्युनिकेशन सिस्टम चला जाता है। वो सभी क्रू मेंबर को बताता है कि उन्हें घर जाने के लिए कुछ समय और इंतजार करना होगा, और ये बात सुनकर कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी पूरे रिग की बिजली चली जाती है। फुलमर जो उस रिग का इलेक्ट्रीशियन है, वो देखता है कि सभी जनरेटर डाउन हो चुके हैं और पूरा रिग बैटरी बैकअप पर चल रहा है, जिस कारण प्रोडक्शन मॉड्यूल में तेल का प्रेशर भी बढ़ने लगा है, और अगर इसे कम नहीं किया गया तो ये प्रेशर यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार सकता है। फुलमर रेस्क्यू टीम के जहाज को भी मंगाने की कोशिश करता है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम खराब होने से रेडियो भी काम करना बंद कर चुका था, और उन्हें ये भी पता चलता है कि यही समस्या पास के मौजूद दूसरे रिग पर भी हो रही है, जिसके बाद पूरा रिग हिलना शुरू हो जाता है और प्रोडक्शन मॉड्यूल भी कंट्रोल से बाहर होने के कारण आग पकड़ने लगता है। इसलिए मैग्नस उसे बंद करने का डिसीजन लेता है, लेकिन रोज जो कि कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है, वो नहीं चाहती कि ये प्रोडक्शन मॉड्यूल बंद हो, क्योंकि ऐसा करने से कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मैग्नस अपने वर्कर्स की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो प्रोडक्शन मॉड्यूल को बंद करने का आदेश देता है। तभी रिग एक बार फिर तेजी से हिलने लगता है और एक बहुत बड़ा धुएं का बादल रिग की तरफ तेजी से आ रहा होता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, और देखते ही देखते वो धुआं पूरे रिग को अपने चपेट में ले लेता है। कुछ समय बाद फुलमर बिजली वापस लेने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम अभी भी खराब है, जिस कारण वो सभी हेलीकॉप्टर को नहीं बुला सकते। रिग का एक मेंबर अल्विन कहता है कि उसे लग रहा है कि उन लोगों ने समुद्र में बहुत अंदर तक ड्रिल कर दिया है, जिस कारण ये भूकंप आ रहा है। लेकिन रोज उसे कहती है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाती हूँ कि ड्रिल करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। मैग्नस फुलमर और बेज को टावर के ऊपर कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए भेजता है, और जब वो दोनों टावर पर पहुंचते हैं, वहीं बेज को एक मरा हुआ पक्षी वहां दिखाई देता है। मैग्नस और लार्स टावर के नीचे उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं, और तभी वो बेज को ऊपर से गिरता हुआ देखते हैं, जिसके तुरंत बाद कैट और रोज मेडिकल किट लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं। और जब फुलमर नीचे आता है तो वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा, क्योंकि वो उसके पीछे था। लेकिन लार्स को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, क्योंकि बेज की सेफ्टी की खुली हुई थी। कैट उसका इलाज करती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चोटिल हो चुका है, इसीलिए बिना सर्जरी रूम के उसका इलाज कर पाना बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए वो जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर बुलाकर उसे अस्पताल शिफ्ट करने के लिए कहती है। कुछ समय बाद जब बेज को होश आता है तो उसे एक विजन आता है, जिसमें वो समुद्र के अंदर कुछ अजीब हो रही चीजों को देखता है। वहीं लार्स सभी लोगों को रिग के हेलीडेक पर इकट्ठा करता है और उन्हें एक कागज दिखाते हुए कहता है कि हम सभी जल्द ही अपनी नौकरी खो देंगे, क्योंकि कंपनी के मैनेजर मैग्नस ने हम सभी से झूठ बोला है और ये रिग कुछ ही दिनों में बंद होने वाला है। और तभी धुंध के साथ राख की भी बारिश होने लगती है, और सभी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि आसपास कोई ज्वालामुखी भी नहीं है। और तभी पीछे से बेज आता है, जो कुछ समय पहले तक उठ भी नहीं सकता था। वो चलकर यहाँ तक आता है और उन सभी को कहता है कि अब देर हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। वो सभी उसे नीचे रूम में लाते हैं, जहां वो बताता है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ टावर पर क्या हुआ। सिर्फ उसने धुंध में एक रोशनी देखी और एक तेज आवाज जो उसे सुनाई दे रही थी। कैट उसका ब्लड सैंपल लेने की कोशिश करती है, जिस कारण वो अग्रेसिव होकर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें हमारी वार्निंग समझ में नहीं आ रही, यहाँ एक बहुत बड़ी सुनामी आ रही है। जिसके बाद केट बैज को शांत करती है। कैट ये नोटिस करती है कि बैज के घाव बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, और वो ये बात रोज को भी बताती है। जब कमरे में कोई नहीं होता तो बैज देखता है कि उसके घाव को कुछ चमकदार स्पोर्स बहुत तेजी से भर रहे हैं।
दूसरी तरफ लार्स को भी एक जगह बंद कर दिया जाता है जिससे वो दूसरे लोगों को ना भड़का सके। तभी रिग रूम से वो सभी नोटिस करते हैं कि एक बोट मोर्स कोड के जरिए उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। एल्विन लेक नाम के एक आदमी को वो मोर्स मैसेज डिकोड करने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ जब बेज की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके ज्यादातर चोटें ठीक हो चुकी हैं और तभी उसे एक और विजन आता है जिसमें ये रिग डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई देती है। वो भागकर अपने कमरे में आता है जहां कपड़े पहनते समय अचानक से उसके मुंह में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो देखता है कि उसके आर्टिफिशियल दांत अपने आप बाहर आ रहे हैं। फुलमर रोज और मैग्नस को ये बताता है कि जिस बोट को हम लोगों ने देखा था उसके पास भी ज्यादा जानकारी नहीं है और उसका भी कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा। दूसरी तरफ एल्विन नाम का एक क्रू मेंबर बेज को देखता है जो विंडो पर गोल गोल आकृति ड्रॉ कर रहा था और जब वो उसके पास आता है तो वो उसे बताता है कि मुझे बहुत सारे अनजान आवाजें सुनाई दे रही हैं और मुझे इतनी ऊपर से गिरने के बाद मर जाना चाहिए था और मेरे घाव भी बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। मेरे साथ जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है। तभी कमरे की लाइट फ्लिकरिंग करने लगती है, उसे एक विजन आने लगता है और वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ लार्स भी उस रूम से भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं हम लेक को देखते हैं जो बोट से कम्युनिकेट करने लग गया था। उसे शावर लेते समय अचानक शरीर में बहुत तेज दर्द होता है और खून की उल्टियां करते हुए वो वहीं गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसके शरीर में बने टैटू के इंक अपने आप बाहर आ रही है। जब कैट उसकी मौत के कारण की जांच कर रही होती है तभी क्रू का एक मेंबर उसे बेच कर वो आर्टिफिशियल दांत दिखाता है जिसे उसने उसके रूम से पाया था। उसे देखकर कैट को पूरा विश्वास हो जाता है कि इन लोगों के शरीर में जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को शरीर से बाहर धकेल रहा है। लार्स भागकर कंट्रोल रूम में आता है और लाइट के जरिए मोर्स ग्रुप वाले बोट को वहां आने का सिग्नल देता है, लेकिन वो बोट किसी कारण उस रिग तक पहुंच नहीं पाती और अब आसमान से राख गिरनी भी बंद हो चुकी है। वहीं ऑल्विन को एक टिमटिमाती हुई लाइट दिखती है जिसको फॉलो करते हुए वो बेज तक पहुंचता है। वो बेज को अपने साथ आने के लिए कहता है लेकिन वो ये कहते हुए उसके साथ आने से इनकार कर देता है कि पानी में एक नया जीवन शुरू हो चुका है जो उन लोगों ने स्टार्ट किया है। जिसके बाद एक लहर आती है और एल्विन को पानी में खींचकर ले जाती है और बेज वहां से भाग जाता है। तभी डनलिन वहां आ जाता है। वो किसी तरह एल्विन को पानी से बाहर निकालता है जिसके तुरंत बाद मैग्नस भी वहां पहुंच जाता है जो उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। वहीं रोज को उस राख का एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि ये राख में कुछ लिविंग बीइंग मौजूद हैं और ये एक स्पोर्स की तरह है जो ब्लड की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसे किसी का शरीर चाहिए होता है जिससे खून बह रहा हो और ये स्पोर्स उसके शरीर में मौजूद सभी इंजरीज और घाव को तुरंत हील कर देते हैं और अगर किसी के शरीर में कोई गंभीर बीमारी है तो ये उसे हील करने के बदले मार देती है। इसलिए उन्हें इस राख से बचना होगा और जिन लोगों के शरीर में चोट के निशान है उन्हें चेक करना होगा। मैग्नस ग्रुप के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनका ब्लड सैंपल लेता है जिससे वो बेज के ब्लड सैंपल से उनकी तुलना कर सके। वहीं अब धुंध पूरी तरह से खत्म हो जाती है और हीथर ये देखती है कि पास का रिग खत्म हो चुका है। वहीं जब फुलमर रोज के रिसर्च रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहां बेज पहले से ही मौजूद है और वो उससे उसकी सहायता मांगता है, लेकिन बेज मना कर देता है और तभी रोज भी वहां पहुंच जाती है। वो देखती है कि जो ब्लड सैंपल उसने बेज से लेकर रखा हुआ था वो ब्लड सैंपल उसके हाथ में है और वो उसे लेकर भाग जाता है। और जब मैग्नस को ये बात पता चलती है कि वो अब ब्लड के जरिए चेक नहीं कर सकते तो वो क्रू से उन लोगों को अलग करने लगता है जिनके शरीर में चोट के निशान है। सिर्फ फुलमर के शरीर पर चोट के निशान थे, इसलिए वो उसे क्रू मेंबर से अलग आइसोलेट कर देता है। वो एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वो कहता है कि क्रू के आधे लोग यहाँ मौजूद सभी राख की सफाई करेंगे और आधे लोग बेज को ढूंढने जाएंगे। रोज को और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने पर यह पता चलता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायनासोर के जमाने के हैं और ये सभी डायनासोर्स के साथ ही धरती में समा गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा गहरी ड्रिल करने के कारण ये सभी स्पोर्स वापस से एक्टिवेट हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर हम बेज को देखते हैं जो अपना ब्लड सैंपल समुद्र में फेंक देता है और वो किसी भी पानी को छूता है तो उसमें तुरंत स्पोर्स फैलने लगते हैं। जब जेम्स बेज को ढूंढ रहा होता है तो उसकी नजर उस स्पोर्स से भरे हुए पानी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और उसे चुप करने के लिए बेज उस पर हमला कर देता है। और जब लार्स और डनलिन वहां पहुंचते हैं तो वो जेम्स को घायल देखते हैं और ये भी देखते हैं कि जिस पानी में बीजाणु थे उसमें से अब पेड़ निकलना शुरू हो गया है। दूसरी ओर रिफाइनरी रूम में तेल में से भी पेड़ निकलना शुरू हो गया है। वहीं जेम्स के ऊपर भी उस पैरासाइट का असर दिखने लगा था, इसलिए वो डर के कारण डनलिन को धक्का देकर वहां से भाग जाता है।
और तभी रिग एक बार फिर हिलने लगता है, जिस कारण रिग की बिजली चली जाती है और इसे ठीक करने के लिए मैग्नस फुल्मर को आइसोलेटेड रूम से वापस बुलवाता है। वहीं दूसरी ओर हीथर को बेज दिखाई देता है और वो उसका पीछा करते हुए देखती है कि चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं। बेज उसे कहता है कि लाखों साल पुरानी चीजों ने मेरे विजन में आकर मुझसे कहा है कि उसे इस जगह की रक्षा करनी होगी, क्योंकि लगातार ड्रिलिंग के जरिए उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और अगर वो मर गया तो उसके साथ हर कोई इस समुद्र के नीचे चला जाएगा। वो जेम्स को भी बेज के साथ देखती है, जो उसके साथ उस अभियान में शामिल हो गया है। इससे पहले वो और कुछ बताता, लार्स वहां आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वहीं फुल्मर भी बिजली को वापस लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन मॉड्यूल से जहां पहले आग निकल रही थी, वहां अब आग निकलनी बंद हो चुकी है, जिससे अब निकलने वाली जहरीली गैस उन लोगों के शरीर में जा सकती है, जिस कारण फुल्मर उसे मैन्युअली जलाने का डिसीजन लेता है और वो क्रेन पर चढ़कर प्रोडक्शन मॉड्यूल के पास जाता है और फ्लेयर गन से उसकी तरफ फायर कर देता है, जिससे प्रोडक्शन मॉड्यूल में एक जोरदार धमाके के साथ आग लग जाती है। लेकिन इस धमाके में फुल्मर भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। बेज डिसाइड करता है कि वो इस रिग के पूरे सिस्टम को ही हमेशा के लिए बंद कर देगा, जिससे उस जीप पर हो रहे हमले को रोका जा सके। जेम्स ऑयल वाल्व को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन पाइप में प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिस कारण वो फट भी सकता है। इसलिए वो लोग उसे मेन सोर्स से बंद करने का डिसीजन लेते हैं। कुछ समय बाद जब रोज फुल्मर के पास जाती है तो वो खुद को बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा होता है और कपड़े पहनकर उन सभी की मदद करने बाहर आ जाता है। वो सभी रिसर्च रूम में आकर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं कि तभी फुल्मर के हाथ अपने आप गोल गोल आकृति पेड़ पर ड्रॉ करने लगते हैं, जैसा बेज ने ड्रॉ किया हुआ था। कुछ समय बाद मैग्नस सभी लोगों को कंट्रोल रूम में बुलाता है और बताता है कि पाइप में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हमें समुद्र के अंदर से वेल हेड यानी कि मेन वाल्व को बंद करना होगा। और इस काम के लिए वो लोग एक रोबोट की मदद लेते हैं, जिसे ईस्टर नाम का एक क्रू मेंबर कंट्रोल कर रहा होता है। वो लोग समुद्र की सतह पर एक गोल आकृति के छल्ले को देखते हैं, जिसकी संख्या 5 होती है और ये आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी फुल्मर ने उस पेड़ पर ड्रॉ की हुई थी। और फिर वो रोबोट वेल हेड के पास जाकर उसके वाल्व को बंद कर देता है। इससे बेज का काम और भी आसान हो जाता है। अब उसे सिर्फ इस रिग के सिस्टम को शट डाउन करना होगा और ये काम सिर्फ फुल्मर ही कर सकता है। तभी ईस्टर के मोबाइल पर अचानक से एक मैसेज आता है और उन लोगों को पता चलता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम वापस से आ गया है। मैग्नस तुरंत ही कोस्ट गार्ड से संपर्क करने की कोशिश करने लगता है और फुल्मर उन गोल आकृति का मतलब गूगल पर ढूंढने लगता है और उसे पता चलता है कि इस आकृति का मतलब कम्युनिकेट करना होता है। वहीं रोज कुछ अनजान कंटेनर के बारे में जानने के लिए कंपनी के सर्वर पर जाती है और वहां उसे एक प्रोजेक्ट सीरीन के बारे में पता चलता है, लेकिन वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रही होती। ये वही कंटेनर होते हैं जो रिग पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बारे में क्रू के किसी भी मेंबर को नहीं पता होता। कैट अपनी बहन को कॉल करती है, जहां उसे पता चलता है कि धुंध शहर की तरफ भी आ गई है, जिससे पूरे शहर के पावर सप्लाई कट हो चुकी है। इंटरनेट सिग्नल बहुत वीक होने के कारण मैग्नस का भेजा गया मैसेज कोस्ट गार्ड तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेज फुल्मर से खुद को कनेक्ट करने के लिए अपनी उस शक्ति का यूज करता है जो उसे बीजाणु से मिले होते हैं, और जैसे ही बेज फुल्मर को खुद से कनेक्ट करता है, फुल्मर का घाव बहुत तेजी से ठीक होने लगता है और उसे बेज की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो दौड़कर बाथरूम में जाता है, जहां उसके पीछे पीछे रोज भी जाती है और वो देखता है कि उसके शरीर के पूरे घाव ठीक हो चुके हैं। वहां उसे मिरर में भी बेज दिखाई देने लगता है। वो उसे अपने पास बुला रहा होता है। फुल्मर रोज को भी ये बताता है। वो उसे दिलासा देते हुए कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब कुछ देर बाद रोज फुल्मर को चेक करने उसके रूम में जाती है तो वो वहां नहीं होता। रोज तुरंत उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। वहीं रास्ते में रोज को फुल्मर का पीछा करते हुए देखकर कैट भी उसके पीछे जाती है और वो फुल्मर को मड पिट में जाते हुए देखती है। और जैसे ही वो दोनों मड पिट का दरवाजा खोलते हैं कि तभी आश्चर्यजनक रूप से सभी स्पोर्स कैट के पेट को घेर लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कैट प्रेग्नेंट है और सभी स्पोर्स उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। इससे पहले कैट के साथ कुछ गलत होता, रोज उसे तुरंत बाहर खींच लेती है। वहीं मैस हॉल से उन लोगों को एक बोट आती हुई दिखाई देती है। उन सभी को लगता है कि ये कोस्ट गार्ड की बोट होगी, लेकिन जब उसके पास आते हैं तो पता चलता है कि बोट में कुछ सर्वाइवर्स हैं जो दूसरे रिग से बचकर यहाँ आए हैं। वो सभी उन लोगों को रेस्क्यू करते हैं, जिसमें एक डेविड कॉक नाम का आदमी है जो कंपनी की तरफ से कुछ दिनों से उस रिग पर रिसर्च डिवीजन में काम कर रहा था। वो उन लोगों से तुरंत कंट्रोल रूम में जाने की मांग करता है,
कैट आए हुए सभी लोगों की जांच करती है कि कहीं इनमें कोई चोट तो नहीं। जहां ईस्टर अपने पुराने दोस्त हरीश को देखकर हैरान हो जाता है, वहीं कॉक उन लोगों को बताता है कि उस रिग में प्रोडक्शन मॉड्यूल का प्रेशर फेल होने के कारण विस्फोट हो गया था, इसलिए उसे इस रिग का प्रोडक्शन मॉड्यूल का प्रेशर चेक करना होगा। रोज जानना चाहती है कि उसे कंपनी ने किस चीज की रिसर्च के लिए भेजा गया था, लेकिन वो बताने से इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल रूम में हरीश ईस्टर को एक अलग कहानी बताता है। वो बताता है कि जब कॉक वहां आया तो उसने बहुत सारे क्रू मेंबर्स को घर भेज दिया और बाकी बचे मेंबर्स के हेल्प से तेल निकलने वाले मेन पाइप में नए इक्विपमेंट सेट करने लगा। उसने तेल निकालना भी बंद कर दिया था, लेकिन वो नीचे कुछ ऐसा कर रहा था जो किसी को भी नहीं पता, और तभी धुंध आ जाती है। लेकिन कॉक ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रोडक्शन मॉड्यूल का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, लेकिन कॉक उसकी चेतावनी को अनदेखा करता रहा और आखिरकार एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ पूरा रिग तबाह हो गया। हीथर आए हुए लोगों के नाम का क्रॉस चेक उस रिग की सूची से करती है, लेकिन उसे डेविड कॉक का नाम कहीं नहीं मिलता। वो ईस्टर और हरीश को भी इस बारे में बताती है। हरीश उसे बताता है कि कॉक जब वहां आया तो उसने द IT गाय नाम का एक टेम्पररी ID कार्ड बनाया हुआ था, और जब वो वहां से जा रहा था तो उसने अपने सारे रिसर्च और डाटा को मिटा दिया। वहां उसे एक कंपनी का मेल भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये जीव बहुत फैल चुका है। इसका मतलब कंपनी को इस बारे में पहले से ही पता है और कंपनी ने कॉक को किसी उद्देश्य से यहाँ भेजा था। तभी कैट का ध्यान उस गोल आकृति पर जाता है, जिसे देखकर वो रोज को कहती है कि ये किसी पेड़ की तरह दिखते हैं। तभी रोज को एहसास होता है कि ये गोल छल्ले स्पोर्स के टाइम ट्रैक हैं जो समय को दर्शाते हैं। इन 5 छल्लों में से 4 छल्ले पूरे हैं जो पास्ट में हुए बहुत बड़े बड़े मास एक्सटिंक्शन यानी कि विनाश को दर्शाते हैं, और 5वां छल्ला पूरा होते ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और ये स्पोर्ट्स बैच के जरिए हमें वार्न कर रही हैं। फिर कॉक उन लोगों को ये बताता है कि उस रिग में विस्फोट इन्फेक्टेड लोगों के कारण हुआ था। उन लोगों ने नीचे जाकर प्रोडक्शन मॉड्यूल के वॉल्व को खोल दिया था, इसलिए वो चाहता है कि एक टीम नीचे प्रोडक्शन मॉड्यूल के पास भेजा जाए, लेकिन मैग्नस ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे डर था कि टीम के और भी लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। दूसरी तरफ फुलमर भी बेज और जेम्स की टीम को ज्वाइन कर लेता है और बेज के कहने पर पूरे रिग के सिस्टम को शट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये करने में कुछ समय और लगेगा। वहीं डनलिस और लार्स मार्च नाम के एक और क्रू मेंबर के साथ मिलकर कॉक के साथ एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं क्योंकि उन लोगों को मैग्नस पर भरोसा नहीं होता। कॉक उन लोगों को बताता है कि अगर हम लोग बेज को पकड़ लें तो ये रिग बच सकता है, और ऐसा करने के लिए हम सिर्फ मड पिट वाले एरिया में वेंटिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे जिससे वो सभी बेहोश हो जाएं और हम उन्हें पकड़ लें। और वो तीनों ऐसा ही करते हैं, लेकिन जब वो सभी इस अनजान कंटेनर से कार्बन डाइऑक्साइड की बोतल ले रहे होते हैं तो डनलिन नोटिस करता है कि इस बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी कई सारी गैस मिक्स हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उस बोतल को उस मड पिट के वेंटिलेशन शाफ्ट से जोड़ देते हैं और खुद को इससे बचाने के लिए मास्क पहन लेते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि ये गैस उन लोगों को बेहोश करने के बदले वो मार रही है, और यहाँ हमें पता चलता है कि कॉक ने ऐसा जानबूझकर किया था। लार्स और मर्च डर कर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन डनलिस जेम्स का बहुत अच्छा दोस्त होता है और वो उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ फुलमर भी वेंटिलेशन को बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं गिर जाता है। बेज का भी दम घुटने के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। वहीं कंट्रोल रूम में कैट देखती है कि डेविड कॉक ने लार्स और मर्च के मड पिट से बाहर निकल जाने के बाद उसके दरवाजे को बंद कर दिया है, जिससे डनलिन अंदर ही फंस जाता है और कुछ ही समय में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। जब मैग्नस को ये बात पता चलती है तो वो सभी कॉक के पास आते हैं, जहां कॉक उन सभी को बताता है कि ऐसा उसने क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए किया। मैग्नस तुरंत मड पिट के दरवाजे को खोलता है, लेकिन कंट्रोल रूम से अभी भी वेंटिलेशन को बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए रोज नीचे जाने का फैसला करती है और वो मड पिट में पहुंचकर मैनुअली उस वेंटिलेशन को बंद करती है। वो वहां फुलमर को देखती है जो बिल्कुल मर चुका है। वो उसे जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जागता। तभी फुलमर का हाथ जमीन के पौधे पर पड़ता है और वहां मौजूद बीजाणु उसके शरीर के साथ प्रतिक्रिया करते हुए उसे होश में ला देते हैं। रोज तुरंत उसे लेकर वहां से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ अब बेज को होश आ चुका होता है। वहीं पानी में भी 5वां रिंग अब पूरी तरह से बन जाता है। मैग्नस दूसरे रिंग पर क्या हुआ ये सच्चाई जानने के लिए हरीश से मिलता है, जो उसे बताता है कि कॉक ने जानबूझकर ऑयल के प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था क्योंकि वो समुद्र की सतह पर बढ़ रहे बीजाणु को खत्म करना चाहता था, जिसमें रिग को खत्म करना एक कोलैटरल डैमेज की तरह था।
विस्फोट होने से पहले वहां हमें बचाने के लिए एक वेसल भी आया, लेकिन किसी कारण से वो भी क्रैश हो गया, जिस कारण कॉक कुछ क्रू मेंबर के साथ लाइफ बोट पर बैठकर यहाँ आ गया और बाकी सभी को वहां मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। सच्चाई जानकर मैग्नस कॉक से पूछता है, जो उसे बताता है कि ये सब कंपनी की पॉलिसी रही है। वो अपने ऑयल रिजर्व को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते और ये स्पोर्स उन सभी ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदल देती है, यानी कि ये सभी तेल पेड़ पौधे में बदल जाएंगे। इसलिए इसे खत्म करना होगा और अगर इन्हें अभी नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और इसे खत्म करने के साथ साथ उन्हें उन लोगों को भी मारना होगा जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ऑपरेशन सिरीन को कंपनी ने इन स्पोर्स को खत्म करने के लिए बनाया है और उस अनजान कंटेनर में भारी मात्रा में जहरीली गैस है जो इस रिग में विस्फोट होने के साथ ही पानी में मिल जाएगी, जिससे सभी स्पोर्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन रोज का मानना है कि इन्फेक्टेड लोगों को मारने से कुछ नहीं होगा, उन्हें कोई दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढना होगा। वो फुल्मर को बताती है कि उसे भी बैज की तरह उन स्पोर्स से कम्युनिकेट करना होगा और उन्हें समझाना होगा कि हमें एक दूसरे पर हमला करने के बदले कोऑपरेट करना चाहिए। वहीं मड पिट में हमें बैज को दिखाया जाता है जो हर तरफ से स्पोर्स से घिरा होता है और तभी एक जोरदार भूकंप आता है। फुल्मर स्पोर्स से कनेक्ट होने के लिए एक छोटे से पौधे की हेल्प लेता है और वो देखता है कि सभी स्पोर्स समुद्र में मौजूद सभी गंदगी को साफ करने के लिए एक बहुत बड़े लैंडस्लाइड को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज मैग्नस को बताती है कि ये स्पोर्स पूरी दुनिया में समुद्र तल पर फैले हुए हैं, इसलिए इन पर हमला करके हम उन्हें कभी खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बैज से बात करनी होगी जो अपने बॉन्ड के जरिए इन स्पोर्स को रोक सके। इसलिए बैज से बात करने मैग्नस, रोज और फुल्मर मड पिट में जाते हैं, जहां मैग्नस को अपने मरे हुए बेटे की आत्मा दिखाई देती है और वो देखते हैं कि बैज स्पोर्ट्स के बादल में चारों तरफ से घिरा हुआ रो रहा है और वो उन लोगों को बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब इसे रोका नहीं जा सकता। दूसरी तरफ कॉक हरीश को बताता है कि एक हेलीकॉप्टर जल्द ही यहाँ आने वाला है, इसलिए अगर वो उसके मिशन को पूरा करने में उसकी मदद करेगा तो वो उसे और उसके दोस्त को यहाँ से बचा सकता है। हरीश को शक हो जाता है कि कॉक इस रिग को पूरे क्रू मेंबर सहित विस्फोट करना चाहता है, इसलिए जब वो बात कर रहा होता है तो वो अपने पास मौजूद माइक को ऑन कर देता है, जिससे उसकी बातें पूरे रिग के मेंबर सुन लेते हैं। तभी भूकंप के तेज झटके आने लगते हैं, जिससे पूरी इमारत टूटने लगती है। कॉक हरीश को ढकेलकर विस्फोट के काउंटडाउन को स्टार्ट कर देता है और हेलीडेक के पास भागता है, जहां थोड़े ही समय में हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है। कैट और हीथर उसका पीछा करती हैं, जबकि ईस्टर और हरीश विस्फोट को रोकने की कोशिश करने में लगे होते हैं। हेलीडेक पर लार्स कॉक से बदला लेने के लिए उसके आने का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वो आता है वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। वो उसे समुद्र में गिराने ही वाला होता है कि कैट उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ हरीश भी उस विस्फोट को रोकने में कामयाब हो जाता है और सभी को जल्द से जल्द हेलीडेक पर आने के लिए कहता है। वहीं मड पिट में रोज देखती है कि सभी स्पोर्ट्स कुछ अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे वो उनसे बात करना चाहते हो। इससे पहले कि वो उससे बात करके मानवता की सहायता करने के लिए कह पाती, एक और जोरदार भूकंप आता है और सभी लोग उसे हेलीडेक पर ले जाने के लिए खींच लेते हैं। मैग्नस बेज को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देता है कि अब यही उसकी दुनिया है और वो इन सभी को ये दिखा देगा कि मानव भी अपना बलिदान दे सकते हैं। मैग्नस, रोज और फुल्मर आखिरी हेलीकॉप्टर को पकड़ते हैं और सुनामी के रिग से टकराने से पहले ही उड़ जाते हैं। उसी समय बेज स्पोर्ट्स के साथ एक हो जाता है। कैट नोटिस करती है कि सुनामी समुद्र तट पर जा रही है। वो नागरिकों को चेतावनी देना चाहती है, लेकिन पायलट उसे वहां से दूर ले जा रहा होता है क्योंकि कॉक बताता है कि वो लोग घर नहीं जा रहे। और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सुनामी शहर से टकरा जाती है और इसके साथ ही ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें।